नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इलेक्ट्रिशियन थ्योरी टू प्रैक्टिकल में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो सेशन है, जो पॉलीफेज सिस्टम चल रहा है, उस पॉलीफेज सिस्टम का दूसरा लेक्चर है। क्योंकि पहला लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिया है और जितने भी हमने पहले लेक्चर में जितना टॉपिक पढ़ा है वो 3-4 टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए हैं और 3-4 टॉपिकों में जो कंप्लीट हुआ है उसी से को आगे बढ़ाते हुए, जहाँ से हमने छोड़ा था उसी से आगे बढ़ाते हुए क्या करते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं। ठीक है, तो जितना भी हमने पिछला पढ़ा था, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसका एडवांटेज पढ़ा था और उसके जो 2 फेज और 3 फेज हमने वहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा, आज का टॉपिक है कि हमारे पास जितने भी पॉलीफेज सिस्टम की जो शब्दावलियाँ हैं, जिसमें हमारे पास फेज वोल्टेज, फेज लाइन फेज, लाइन धारा, ठीक है, लाइन वोल्टेज, तो असंतुलित या बैलेंस और अनबैलेंस, इन सभी शब्दावलियों को क्या करेंगे, हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हमारे पास स्टार कनेक्शन वगैरह आएंगे, स्टार डेल्टा कनेक्शन आएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं इसको कि हमारा टॉपिक है कि शब्दावली, यानी कि जो हमारे पास पॉलीफेज लिख देता हूं मैं, ठीक है, कंप्लीट। इसकी बहुकला विद्युत प्रणाली, बहुकला विद्युत प्रणाली की शब्दावली, ठीक है। तो देखिए, हम शब्दावलियों के अंदर हमारे पास जितने भी हैं उन सभी को कंप्लीट करेंगे। कि जैसे हमारे पास लाइन वोल्टेज क्या होता है, फेज धारा क्या होती है, फेज वोल्टेज क्या होता है, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम आज पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। और इनमें से आप लोगों को आईटीआई के अंदर आप लोगों को एक क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं पहला, ठीक है। तो जितने हमने अपने जो बहुकला यानी 3 फेज प्रणाली की जो शब्दावलियां हमने लिखी है, नोट किए, जो मोस्ट फैक्ट थे हमने इस बोर्ड के ऊपर लिख दिए गए हैं। लेकिन इसको अब समझिए आप। तो समझने के लिए हमारे पास सबसे पहला टॉपिक है फेज वोल्टेज। कि फेज वोल्टेज किसे कहते हैं, कि क्या लाइन कहा गई है, किसी एक फेज व न्यूट्रल के मध्य की वोल्टता फेज वोल्टेज कहलाती है। आप देखिए, आप लोगों के सामने जब 3 फेज सप्लाई होती है, उस 3 फेज सप्लाई में जैसे मान लिया कि यहाँ से हमारे पास 3 फेज चल रहे हैं, जिसमें हमारे पास क्या आर, वाई और बी होता है, और चौथा तार हमारे पास कौन सा होता है, न्यूट्रल का होता है ना। अब ये चीज होती है कि तीनों फेसों में से हम कोई एक फेस उठा लेते हैं, ठीक है, तीनों फेसों में से एक फेस उठा लेते हैं और एक न्यूट्रल ले लेते हैं। तो हमारे पास क्या कहलाएगा, जैसे मान लिया कि हमने ये वाला फेस उठा लिया, बी वाला उठा लिया और एक न्यूट्रल उठा लिया, तो ये फेस हो गया, ये न्यूट्रल हो गया ना। इन दोनों के बीच में किसी एक फेज ये रहा, वह न्यूट्रल के मध्य में यहाँ से और यहाँ तक का जो भी हमारे पास होगा वो क्या कहलाएगा, फेज वोल्टेज कहलाता है। समझ में आई बात। यानी कि एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जितना जो मापा जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं, फेज वोल्टेज कहा जाता है। समझ में आई बात। यानी कि अगर मान लो, जरूरी नहीं है हमने बी उठाया, हो सकता है आर उठा ले और ये न्यूट्रल उठा ले, तो यहाँ से एक फेज, ये फेज वोल्टेज हो गया। समझ गए बात को। चाहे कोई से फेज और न्यूट्रल के बीच में आप लोग है ना, यानी कि एक फेज होना चाहिए, एक न्यूट्रल होना चाहिए, उन दोनों के बीच में जो मापी गई माप है वो क्या कहलाती है, वोल्टता जो भी होगी वो क्या कहलाएगी, फेज वोल्टेज कहलाएगी। उसे हम किससे डिनोट करते हैं, वीपीएस से डिनोट करते हैं। यानी कि फेज पीएच हो गया, वी क्या हो गया, वोल्टेज हो गया। यानी फेज वोल्टेज किसे कहते हैं, किसी एक फेज और न्यूट्रल के मध्य में जो मापी गई वोल्टता ही क्या कहलाती है, फेज वोल्टेज कहलाती है। क्लियर ये चीजें। इसे हम किससे डिनोट कर रहे हैं, पीएस से डिनोट कर रहे हैं, यानी प्रदर्शित किया जा रहा है। क्लियर। दूसरा है हमारे पास लाइन वोल्टेज। अब लाइन वोल्टेज का मतलब क्या है कि हमने फेज वोल्टेज पढ़ा है, तो लाइन वोल्टेज भी इसी प्रकार से होगा कि जैसे हमारे पास जैसे 3 फेज होते हैं, आर वाई भी है ना, और तीनों फेसों में से किन्हीं 2 फेजों के बीच में
यानी दो फेजों के बीच में, जैसे मान लिया कि आर और वाई के बीच में जो चीज मापी जा रही है वो क्या कहलाएगी, यहाँ से हमारे पास लाइन वोल्टता कहलाएगी। ये कहा गया कि इन्हीं दो फेजों के मध्य में मापी गई वोल्टता ही क्या कहलाती है, लाइन वोल्टता कहलाती है। जैसे मान लिया कि हमारे पास एक तो आर फेज है और दूसरा वाई है, इन दोनों के जो बीच में जो मापा गया है वो क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा यहाँ पे लाइन वोल्टता। और इसे हम लाइन वोल्टता किससे डिनोट करते हैं, VL से डिनोट करते हैं। क्लियर कि यानी कि हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो लाइनों के बीच में या दो फेजों के बीच में जो मापी गई वोल्टता को क्या कहेंगे, लाइन वोल्टेज कहेंगे। किन्हीं एक फेज और एक न्यूट्रल के बीच में जो मापा गया वोल्टता क्या कहलाएगा, फेज वोल्टेज कहलाएगा। किन्हीं दो फेजों के बीच में जो मापी गई वोल्टता क्या कहलाएगी, लाइन वोल्टेज कहलाएगी। क्लियर। जैसे मान लिया कि हमारे पास आर और वाई के जो बीच में जो फेज है दोनों, वो क्या कहलाएगा, लाइन वोल्टेज कहलाएगा, लाइन वोल्टेज कहलाएगा। और ये हमारे पास क्या कहलाएगा, फेज वोल्टेज कहलाता है। समझ गए बात को कि लाइन वोल्टेज किसे कहते हैं और फेज वोल्टेज किसे कहते हैं, दोनों चीज क्लियर हो गई ना। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि लाइन वोल्टेज को हम किससे डिनोट किया है, VL से प्रदर्शित किया जाता है, इसे हम लाइन वोल्टेज कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा कि फेज धारा, यानी कि फेज करंट, किसी एक कुंडली में से प्रभावित होने वाली धारा क्या कहलाती है, फेज धारा कहलाती है। एक कुंडली, जैसे मान लिया कि यहां से हमारे पास कोई कुंडली है, ये वाली, ठीक है, इसमें से मतलब क्या कर रही है, धारा प्रभावित हो रही है, ओनली किसमें से, एक कुंडली में से धारा प्रभावित हो रही है, उसे हम क्या कहते हैं, फेज धारा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, फेज धारा कहते हैं। क्लियर। अगर मान लिया कि यहां से दो कुंडलियों के बीच में जाएगी, वो क्या कहलाएगी, फेज वोल्टेज कहलाएगी, सॉरी फेज धारा कहलाएगी। फेज धारा तो हमारे पास है, लाइन धारा कहलाएगी, सॉरी सुनो। जैसे एक कुंडली के अंदर तो हमने क्या कहा है कि फेज वोल्टेज, फेज धारा कहला रही है, और किन्हीं दो कुंडलियों के बीच में क्या कहलाएगी, फेज क्या कहलाएगी, लाइन करंट कहलाएगी, या जिसको हम IL बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको, IL। वो इससे आगे वाला टॉपिक आएगा, चौथा नंबर। ठीक है, यहां तक क्लियर। यानी कि फेज धारा किसे कहेंगे कि नहीं, एक कुंडली के बीच में जो धारा प्रवाहित की जा रही है उसे हम क्या कहेंगे, फेज धारा कहते हैं। क्लियर। दो कुंडलियों के बीच में जो धारा प्रवाहित होगी वो क्या कहलाएगी, लाइन धारा कहलाएगी। क्लियर। तो चलिए यहां से उसको उतारिए, उतार लिया सभी ने। देखिए जहां से हमने आप लोगों को फैक्ट मोस्ट हमने लिखाए हैं, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि फेज वोल्टेज किसे कहता है। क्वेश्चन आ सकता है यहां से कि किसी एक फेज और एक न्यूट्रल के मध्य में जो वोल्टता मापी गई, डॉट 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 खाली स्थान दे देगा तो क्या कहलाएगा, फेज वोल्टेज कहलाता है। क्वेश्चन यहीं से बन सकता है कि एक फेज और एक न्यूट्रल के मध्य में जो मापी गई वोल्टता क्या कहलाएगी, फेज वोल्टेज कहलाएगी। पहला क्वेश्चन ये बनता है यहां से, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि इन दो फेजों के मध्य में जो मापी गई वोल्टता क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, लाइन वोल्टता कहलाएगी। नंबर 2 क्वेश्चन, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन यहां से बन सकता है किसी एक कुंडली में प्रभावित होने वाली धारा क्या कहलाती है, लाइन सॉरी फेज धारा कहलाती है। तो यहां से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है ना। जितने भी हमारे पास 3-4 परिभाषा है, उन 3-4 परिभाषाओं में 4 जितने परिभाषा है उन सभी में क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। तो ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो हमारे पास 3 परिभाषा हमने लिखवाई, तीनों परिभाषाओं में 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। तो चले आगे की ओर, तो चलिए आगे क्या कहलाता है, असंतुलित भार कहलाता है। देखिए जो 3 फेज विद्युत प्रणाली है वो 3 टॉपिक हमने पढ़े थे कि फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज या फेज धारा। तो नेक्स्ट हमारे पास है लाइन धारा। देखिए लाइन धारा का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लिया कि ये कुंडली हमारे पास ये है और दूसरी कुंडली हमारे पास ये है, ठीक है। और इन दोनों कुंडलियों के जो बीच में हमारे पास जो धारा प्रवाहित की जा रही है, इन दोनों के जो बीच के मध्य में लाइन के बहने वाली धारा क्या कहलाती है, लाइन धारा कहलाती है। इसको हम क्या कहते हैं, IL से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। इन दोनों के जो मध्य में जो कुंडलियों के बीच में जो दोनों के बीच में जो धारा प्रवाहित की जा रही है वो लाइन धारा कहलाएगी। क्लियर। ये कह सकते हैं कि नहीं दो फेज वाइंडिंग के लाइन में बहने वाली धारा लाइन धारा कहलाती है। क्या कहलाती है, लाइन धारा कहलाती है। यानी दोनों वाइंडिंगों के जो बीच में जो धारा प्रवाहित की जा रही है, इन
इन दोनों के जो बीच में धारा प्रवाहित की जा रही है वो क्या कहलाएगी? लाइन धारा कहलाएगी। लाइन धारा किसे डिनोट करते हैं? IL से डिनोट करते हैं। किसे करते हैं? IL से। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 5 कि अब आता है संतुलित भार यानी कि बैलेंस लोड। कि बैलेंस लोड का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि जैसे बीच में हमारे पास गैल्वेनोमीटर लगा दिया जाता है, ठीक है। ये हमारे पास ये वाला यहाँ से मैंने बैटरी लगा दी है। एक एग्जाम्पल तौर पे आप लोगों को समझा रहे हम कि जैसे मान लिया कि ये बीच में लैंपों की बात कर लेता हूं मैं यहाँ पे कि एक लैंप ये लगा हुआ है, एक लैंप ये लगा हुआ है, एक ये है और एक ये है। तो हमने 4 लैंप लगा रखे हैं, ठीक है। और एक 5वां लैंप हमने ये लगा रखा है, ठीक है। आप देखना कि जैसे मान लिया कि बैलेंस कब होगा कि चारों लैंप एक साथ ग्लो करेंगे। चारों लैंप एक साथ ग्लो करेंगे यानी चारों लैंप एक साथ जलेंगे तो हमारे पास संतुलित भार रहेगा। समझ रहे बात को? अगर जिसमें हमारे पास चारों लैंप एक साथ नहीं जल पाते हैं, ठीक है, और बीच में हमारे पास ये वाला लैंप लग रहा है, ये भी नहीं, ये जल रहा है, ठीक है, ये 4 तो जल रहे हैं लेकिन 5वां भी जल रहा है, तो हमारे पास कौन सा होगा? अनबैलेंस्ड लोड होगा। यानी कि इसके ऊपर कोई लोड संतुलित नहीं है कि भाई इधर भी ज्यादा धारा हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ठीक है। चारों के ऊपर हमारे पास लोड संतुलित नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? अनबैलेंस्ड कहलाएगा। और चारों को लैंप सही तरीके से जल रहे हैं तो हमारे पास चारों की जो धारा है वो चारों परिपथों के अंदर या सर्किटों के अंदर आराम से प्रभावित की जा रही है। चारों लैंप एक साथ ग्लो कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? बैलेंस्ड है, ठीक है। तो परिभाषा क्या कहा गया है यहाँ पे? यदि तीनों फेजों के भार की शक्ति गुणांक व धारा का मान समान हो तो भार संतुलित कहलाता है। अब देखना तीनों फेसों की बात कर रहे हैं, बात वहीं पे आएगी। जैसे मान लिया कि 3 फेसों की बात यहाँ पे हम कर रहे हैं कि R, Y और B कर रहे हैं ना। अगर तीनों के फेस हमारे पास हैं, तीनों के फेस के मध्य में क्या आ रहा है कि सही तरीके से मतलब तीनों का बैलेंस एक साथ है। जैसे मान लिया कि इस फेस के अंदर 3 एम्पियर धारा है और इसके अंदर भी 3 एम्पियर धारा है और इसके अंदर भी कितनी है? 3 एम्पियर धारा है। तो हमारे पास लोड समान हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। और कंडीशन ये बन जाए कि इस पे 3 है, इस पे 4 है, इस पे 5 है, तीनों का जो फेसों के मध्य में क्या रहा है? लोड भी अनबैलेंस्ड आ रहा है ना, वो क्या है? असंतुलित बन जाएगा। क्लियर? यानी कि तीनों का लोड समान है या धारा समान है या पावर फैक्टर समान है तो क्या कहलाएगी? यहाँ पे बैलेंस्ड कहलाएगा, यानी संतुलित लोड कहलाएगा, यानी संतुलित भार कहलाएगा। तो ये लाइन कहा गई कि यदि तीनों फेस के भार की शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर वह धारा का मान समान हो तो भार संतुलित कहलाती है। इन चारों के मध्य में भी अगर धारा समान होगी तो लैंप सही तरीके से ग्लो करेंगे चारों के चारों। अगर चारों के अंदर अगर धारा अलग अलग है तो हमारे पास क्या आ रहा है? वहां पे बैलेंस बना है, अनबैलेंस्ड हुआ। चारों के अंदर धारा समान है तो बैलेंस्ड हो गया, और चारों के अंदर अगर धारा अनबैलेंस्ड है यानी कि इसके अंदर मान लें कि 3 एम्पियर ले रही है, 4 ले रही है, 5 ले रही है, 6 ले रही है, ठीक है, और ये लैंप भी क्या कर रहा है? काम कर रहा है, और संतुलित में काम नहीं कर रहा था ना। इसी प्रकार से जब संतुलित में काम नहीं कर रहा था तो हमारे पास चारों के अंदर धारा क्या थी? समान थी, यानी चारों के चारों आराम से एक साथ काम कर रहे थे। अब जब 5 दूसरी बात हम करते हैं कि अनबैलेंस्ड की करते हैं तो अनबैलेंस्ड में ये भी लैंप जलना शुरू हो गया और चारों के अंदर धारा भी अलग अलग हो गई, तो काम अलग अलग हुआ ना चारों का, उसकी अपेक्षा कि जैसे माने तीनों की धारा अलग अलग हुई, ये भी काम करना शुरू कर दिया तो क्या बन गया? यहाँ पे अनबैलेंस्ड कहलाएगा, ठीक है। और बैलेंस्ड हमारे पास ये है कि ये चीज हमारे पास फेस के ऊपर होता है। जैसे हमने कोई मशीन चलाते हैं और मशीन के अंदर सभी के जो 3 फेस होते हैं उन तीनों फेसों के मध्य में क्या होता है कि अलग अलग धाराएं होती है ना भाई। एक फेस के अंदर आर के अंदर अलग लोड है, ठीक है, और वाई के अंदर अलग है और बी के अंदर अलग है, तो हमारे पास क्या होगा? अनबैलेंस्ड होगा। तीनों के अंदर अलग अलग है तो हमारे पास अनबैलेंस्ड, और तीनों को अगर एक साथ अगर मापा जाए यानी कि आर को भी मापा 3 एम्पियर आ रही है और वाई को भी मापा 3 एम्पियर आ रही है और उसको बी को भी मापा तो 3 एम्पियर आ रही है, तो हमारे पास क्या है? तीनों के जो फेस है उन तीनों में क्या आ रही है? समान आ रही है ना। तो जो समान आ रही है, लोड समान आ रहा है, पावर फैक्टर समान आ रहा है, तो वही क्या कहलाती है? संतुलित भार कहलाती है, यानी बैलेंस्ड लोड कहलाती है, ठीक है। और जो असंतुलित भार की अगर मैं बात करता हूं तो असंतुलित में क्या होता है
कि जैसे मान लिया कि एक फेज के अंदर अगर 1.5 एम्पियर आ रही है, दूसरे फेज के अंदर 1.9 आ रही है और तीसरे फेज के अंदर 2 एम्पियर आ रही है, तो तीनों की धारा अलग अलग हुई कि नहीं हुई? और तीनों के अंदर धारा अलग हुई है तो वहां पे हमारा कौन सा लोड हुआ है? लोड समान हुआ है क्या? वो बताइए अगर समान हुआ है कि नहीं हुआ? भाई समान तो तब होता है तीनों के अंदर अगर समान धारा होती, समान करंट होगी, ठीक है ना। तो उसी को हम क्या कहेंगे? असमान को तो क्या कहेंगे यहाँ पे? अनबैलेंस्ड यानी असंतुलित भार कहेंगे, और समान को क्या कहेंगे हम? संतुलित भार कहेंगे। क्लियर? तो ये चीज यहाँ पे समझाने की बात थी कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए असंतुलित भार की अगर मैं बात करता हूं तो अनबैलेंस्ड की, यदि तीनों फेसों के भार का शक्ति गुणांक या धारा का मान क्या रहे? भिन्न भिन्न हो तो क्या कहलाएगा? असंतुलित भार कहलाएगा। ये चीजें हमने नोट कर ली है कि जैसे मान लिया कि अलग अलग अगर हमारे पास पावर फैक्टर आ रहा है, अलग अलग धारा आ रही है, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे असंतुलित भार हो जाएगा। क्लियर? अगर समान है तो संतुलित, असमान है तो असंतुलित, ठीक है। दोनों चीज क्लियर होगी ना। अब हमारा एक प्रैक्टिकल भी होगा, हम एक प्रैक्टिकल भी करवाएंगे इसका आप लोगों को, संतुलित और असंतुलित वाला, ठीक है। आज या कल में आप लोगों को ये प्रैक्टिकल करवा दें। जैसे हमने आज थ्योरी में पढ़ा है तो हो सकता है कि हम इसको प्रैक्टिकल भी करके देखें कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड किस प्रकार से होता है, कि चारों लैंप काम करते हैं नहीं करते हैं। नहीं करते हैं तो अनबैलेंस्ड हो गया, करते हैं तो बैलेंस्ड हो गया। क्लियर? तो ये थी हमारे पास 6 प्रकार की परिभाषाएं, यानी कि 3 फेज विद्युत प्रणाली की शब्दावलियां। हमने 6 परिभाषाएं पढ़ी है, 6 की 6 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना। क्योंकि एग्जाम के तौर पे अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम में किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता है यहाँ से, और आप लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है। हमने किसी भी प्रकार से कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं छोड़ा है कि हमारे सिलेबस में नहीं है तो हमने, हमारे सिलेबस में है हमने नहीं पढ़ाया हो, ठीक है ना। हमारे सिलेबस में है तो हमने आप लोगों को नोट करवाया है, ठीक है। चाहे आप ITI के एग्जाम की बात कर लो, ठीक है, और या चाहे आप किसी भी प्रकार के जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं, उन एग्जामों में भी अगर बात करें तो इनमें से यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं, वहां से फैक्ट हमारे पास मोस्ट फैक्ट हमने कर लिए, ठीक है। तो उतार ले सभी नहीं, तो चले आगे। अब हम बात करेंगे फेज सीक्वेंस की, कि फेज सीक्वेंस होता क्या है। कि जैसे मान लिया कि हमारे पास 3 फेज होते हैं, RY भी होता है, और तीनों फेज एक साथ किसी प्रकार से क्रॉसिंग नहीं कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारे पास कौन सा फेज सीक्वेंस होगा। और दोनों को आपस में क्रॉसिंग कर रही है तो वो कौन सा फेज सीक्वेंस होगा। क्लॉकवाइज चल रहा है तो किस प्रकार से सीक्वेंस होगा। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो कौन सा सीक्वेंस बनेगा, धनात्मक बनेगा, ऋणात्मक बनेगा। क्लियर? तो उन चीजों को हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो जितना आप लोगों को पढ़ाया ये चीज आप लोगों को कंफर्म है सभी के, आगे ना। तो चले आगे। अगर फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप बोल सकते हो यहाँ पे, है। चले आगे, चलिए देखिए हम बात करते हैं यहाँ पे फेज सीक्वेंस की। तो फेज सीक्वेंस क्या होता है कि फेज सीक्वेंस में हमारे पास जिसका जो फेज का जो अनुक्रम होता है, ठीक है, यानी कि हमारे पास शून्य सीक्वेंस कब होती है, जीरो सीक्वेंस कब होगी, और हमारे पास धनात्मक सीक्वेंस कब होगी, यानी पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास शून्य अनुक्रम की अगर मैं बात करता हूँ पहले, तो शून्य अनुक्रम में क्या होगा कि यदि 3 फेज प्रणाली में तीनों फेज एक दूसरे के समांतर में हो तो क्या कहलाएगा, अनुक्रम कौन सा होगा, शून्य अनुक्रम कहलाता है। कि जैसे हमारे पास 3 फेज हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है, RYB है, और RYB के अनुसार ही हम बात करते हैं। तो हमारे पास समांतर की बात कर रहा है यहाँ पे, तो समांतर में जैसे मान लिया कि हमारे पास एक फेज ये रहा, दूसरा फेज ये रहा, और तीसरा फेज ये रहा। ये तीनों फेज हमने ले ली, R, Y और B। अब जैसे मान लिया कि समांतर की बात की यहाँ पे, तो समांतर एक दूसरे को आपस में कोई क्रॉसिंग थोड़ी कर रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो तीनों फेज एक दूसरे के समांतर में है, यानी कि RB Y के समांतर में है, और Y B के समांतर में है, B Y के समांतर में है, Y R के समांतर में, यानी कि तीनों फेज आपस में किसी को क्रॉसिंग नहीं कर रहे हैं, किसी को काट नहीं रहे आपस में। तो हमारे पास समांतर क्रम में है यहाँ पे, तो हमारे पास क्या कहलाएगा, यहाँ पे जीरो सीक्वेंस कहलाता है, या जीरो अनुक्रम कहलाएगा। क्लियर? अगर तीनों फेज अगर एक साथ चल रहे हैं,
ठीक है, तीनों फेस एक साथ चल रहे हैं, यानी तीनों फेस एक साथ चलने का मतलब यहाँ पे तीनों आपस में एक दूसरे के समांतर क्रम में है, तो हमारे पास जीरो सीक्वेंस होगी, यानी कि उसके अंदर कोई फेस सीक्वेंस नहीं बनेगा। क्लियर? अगर बनता है तो आपस कब बनेगा? तो जैसे मान लें कि आपस में कोई एक दूसरे को क्रॉसिंग करे, यानी कि एक दूसरे को कोई ओवरलैप करे, ठीक है, यानी कि आर वाई के ऊपर ओवरलैप करे, वाई बी के ऊपर ओवरलैप करे, तो वो आपस में क्या होगा? फेस सीक्वेंस समान नहीं होगा वहां पे, समझ रहे हो? वहां पे जीरो नहीं होगा। तो यहाँ पे जीरो होने का मतलब यहाँ पे यही है कि तीनों आपस में एक दूसरे के समांतर क्रम में होने से ही हमारे पास उसका फेस सीक्वेंस जीरो है ना, तभी हमारे पास से फेस सीक्वेंस जीरो है। तो इसका मतलब क्या है? तीनों समांतर क्रम में बने हुए हैं, तो ये हमारे पास कौन सा होगा? यहाँ पे अनुक्रम कौन सा कहलाएगा? शून्य अनुक्रम कहलाएगा। क्लियर? समझ में आ गया कि जैसे हमारे पास फेस सीक्वेंस वाली बात करते हैं तो फेस सीक्वेंस में हमारे पास दूसरा है कि धनात्मक अनुक्रम, यानी कि पॉजिटिव सीक्वेंस। पॉजिटिव सीक्वेंस का मतलब क्या है यहाँ पे कि हमारे पास जैसे कोई फेज है, तीनों आर वाई बी है, और तीनों आर वाई बी मतलब किस दिशा में घूमे? घड़ी की जो घूर्णन दिशा होती है, घड़ी की दिशा किस दिशा की ओर होती है? क्लॉकवाइज होती है, एंटी क्लॉकवाइज होती है? क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पे कि जैसे हमारे पास तीन फेस ही है, समझ रहे इस चीज को आप? तीनों फेस हमने बनाया, ये तीन फेस हमने बनाया, ये वाले, ठीक है। जैसे हमारे पास आर बी और वाई तीनों फेस हो गए, और तीनों फेस हमारे पास यहाँ पे तीनों का संगम है कि नहीं है? और देखिए हमने बात यहाँ पे फेस सीक्वेंस वाली कौन सी प्रणाली की बात कर रहे हैं? यहाँ पे धनात्मक अनुक्रम की बात कर रहा हूँ। तो घड़ी की जो दिशा आती है हमारे अगर घूर्णन की दिशा में हो तो धनात्मक अनुक्रम कहलाता है। अब देखिए घड़ी की दिशा, जैसे ये घड़ी हमारे पास है, तो घड़ी कहाँ से इस प्रकार चलती है ना, ऐसे चलती है ना, क्लॉकवाइज चलती है ना। अब देखिए कि जैसे यहां से हमने बना दिया ये वाला, ठीक है, बना दिया। और आप लोगों को मैंने ये बताया था कि थ्री फेज सप्लाई के अंदर क्या होता है कि एक फेज का जो फेज डिफरेंस होता है वो कितने डिग्री का बनता है? 120 डिग्री का बनता है ना। और टू फेज के अंदर कितने का बनता है? 90 डिग्री का बनता है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे हमारे पास प्रत्येक कोण कितने डिग्री का बनेगा? 120 डिग्री का बन रहा है ना। और जो घड़ी की कौन सी दिशा है हमारे पास इस प्रकार से चल रही है, ठीक है। जैसे घड़ी की दिशा हमारे पास इसी प्रकार से होती है। जैसे हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जैसे घड़ी की दिशा यहाँ पे आर से लेके चलता हूँ, तो आर वाला हमारे पास क्या होगा? पहला आर बी वाई बन गया एक, तो हमारे पास ये बनता है आर बी वाई। तो दूसरे को बी के लेके चलते हैं, बी वाई आर बन रहा है यहाँ पे, बी वाई आर ये बन रहा है ना। तीनों फेसों की बात कर, दो के लेके चलता हूँ तो बी और वाई बनेगा, तीनों को लेके चलेंगे हम। तो तीसरा बनता है हमारे पास वाई आर बी। तो तीन फेस हुए कि नहीं हुए? तीनों के तीनों हमारे पास क्लॉकवाइज चले हैं, घड़ी की घूर्णन की दिशा की ओर घूमे हैं। तो प्रत्येक कोण हमारे पास कितने डिग्री का बना है? 120 डिग्री का बना है। और ये हमारे पास आर बी वाई आर वाई आर बी। देख लीजिए यहाँ से हमारे तीनों सीक्वेंस हमारे पास कंप्लीट है, तीनों सीक्वेंस कंप्लीट है ना। तो ये हमारे पास कौन सा सीक्वेंस कहलाता है? यहाँ पे धनात्मक फेज सीक्वेंस कहलाता है, यानी कि धनात्मक सीक्वेंस का मतलब यहाँ पे धनात्मक अनुक्रम कहलाता है। क्लियर? दोनों चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब इसी के बाद में हमारे पास आता है नेगेटिव सीक्वेंस, यानी कि ऋणात्मक सीक्वेंस। ऋणात्मक सीक्वेंस का मतलब क्या है यहाँ पे कि जैसे मान लिया ऋणात्मक सीक्वेंस, यहां से मैं लिख देता हूं कि यानी घड़ी की जो विपरीत दिशा में, ठीक है, घड़ी की फेजों में घूर्णन की दिशा, घड़ी के घूर्णन की दिशा हो, तो मतलब कहने का मतलब विपरीत दिशा में हो। घूर्णन की दिशा, घड़ी के घूर्णन विपरीत दिशा में, यानी कि ऋणात्मक अनुक्रम, ठीक है। क्या कहलाता है? ऋणात्मक विपरीत दिशा में घूर्णन करता है तो क्या कहलाता है? ऋणात्मक अनुक्रम कहलाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि जैसे ये हमारे पास है, ये तो इसका धनात्मक का था, नीचे दिख रहा है भैया, यहाँ दिखेगा नीचे,
ठीक है, अब देखना मैं एक दूसरा ऋणात्मक का बनाता हूं यहां से। ठीक है, ये हमारे पास है। अब हमने हमारे पास है ये R हो गया, ये B हो गया, ये हमारे पास Y हो गया, B Y। देखिए यहां पे जो धनात्मक हमारे पास अनुक्रम ये था, अनुक्रम था। अब इसके क्या करेगा, विपरीत काम करेगा। देखना यहां से हमारे पास इस प्रकार से काम करेगा या नहीं करेगा। अब देखिए उसकी दिशा और इसकी दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि जो ऋणात्मक होगा। क्लियर? तो प्रत्येक कोण हमारे पास ये भी कितना डिग्री का बनेगा, 120 डिग्री का बनता है। ठीक है, अब देखिए इस वाले में और इस वाले में दोनों में अंतर आया कि नहीं आया। ये हमारे पास इस प्रकार से घूम रही थी और ये हमारे पास इस प्रकार से उल्टा घूम रही है। ठीक है, तो ये उल्टा घूम रही है यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में घूम रहा है, वो हमारे पास कौन सा सीक्वेंस होगा, नेगेटिव सीक्वेंस होगा। क्लियर? और जो हमारे पास क्लॉकवाइज घूम रहा है तो हमारे पास पॉजिटिव सीक्वेंस होगा। ये पॉजिटिव सीक्वेंस था, हमारे पास इस प्रकार से घूम रही है और ये हमारे पास इस प्रकार से घूम रही है। देखिए यहां से घूम रही है कि नहीं घूम रही, तो हमारे पास कौन सा सीक्वेंस होगा, ये नेगेटिव सीक्वेंस। तीनों चीज क्लियर कि फेज शून्य अनुक्रम किसे कहते हैं, कौन सा होगा, पॉजिटिव सीक्वेंस कौन सा होता है और नेगेटिव सीक्वेंस कौन सा होता है। तीनों चीज क्लियर होगी। किसी प्रकार का डाउट किसी को, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि घड़ी के विपरीत दिशा में चलने वाला कौन सा सीक्वेंस कहलाता है, विपरीत दिशा में चलने वाला नेगेटिव सीक्वेंस कहलाता है, और घड़ी के दिशा में जो चलने वाला होता है वो पॉजिटिव सीक्वेंस कहलाता है। यानी तीनों फेज एक दूसरे के समांतर में हो तो कौन सा सीक्वेंस कहलाएगा, शून्य सीक्वेंस कहलाएगा। तीनों चीज क्लियर होगी ना सभी के, उतार लीजिए इसको। ठीक है, तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारे पास है थ्री कलर कनेक्शन, यानी कि थ्री फेज कनेक्शन की बात कर रहे हैं हम। तो फिर थ्री फेज कनेक्शन के अंदर क्या होता है कि दो कनेक्शन होते हैं। मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, जिसमें हमारे पास कौन कौन से, एक तो हमारे पास स्टार कनेक्शन है और दूसरा डेल्टा कनेक्शन है। तो स्टार और डेल्टा कनेक्शन के अंदर हमारे पास कौन कौन सी लाइन धारा होती है, कौन कौन सी लाइन वोल्टेज होती है और कौन सा उसके अंदर सूत्र होता है और कौन सा सर्किट डायग्राम से उसको हम समझ सकते हैं कि स्टार के अंदर कौन सा कनेक्शन है होता है, उस चीज को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिए कि सबसे पहले हमारे पास सर्किट डायग्राम हमने बनाया है कि जैसे मान लिया कि हमारे पास तीन फेस है, कि स्टार हमने बनाया है कि एक फेस हमारे पास ये है, दूसरा फेस ये है, तीसरा फेस हमारे पास ये है, जिसमें हमारे पास R B और Y है। ठीक है, और आपको ये भी पता है कि तीनों फेजों का जो डिफरेंस होता है कितने डिग्री का होता है, 120 डिग्री का होता है। ठीक है, और इन तीनों के अंदर यानी कि एक प्रेरकीय प्रतिबाधा क्या लगा दी हमने, प्रतिबाधा लगाया, जो हमारे पास Z1 Z2 और Z3 है। ठीक है, और इन तीनों के अंदर यानी Z1 हमारे पास एक फेज के अंदर कौन सा फेज वोल्टेज जा रहा है, VRN जा रहा है। कौन सा जा रहा है, VRN जा रहा है। और इसी प्रकार से Z2 के अंदर, इस फेज के अंदर यानी कि Y के अंदर हमारे पास कौन सा वोल्टेज जा रहा है, VYN, यानी कि YN का मतलब समझ रहे हो यहाँ पे कि Y तो फेस हो गया और N क्या हो गया, इसका न्यूट्रल हो गया। यानी कि एक न्यूट्रल और एक फेस के बीच में जो वोल्टेज जा रहा है वो हमारे पास कौन सा फेज वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, B और Y हमारे पास है, और B और Y के जो दोनों फेसों के बीच में हमने आप लोगों को शब्दावली पढ़ाई थी फेस की में, तो हमारे पास फेज वोल्टेज किसे कहते हैं, दो फेजों के मध्य में जो वोल्टता मापी जाती है उसे हम क्या कहते हैं, फेज वोल्टेज कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं। लाइन वोल्टता किसे कहते हैं, यानी कि दो लाइनों के बीच में, दो लाइनों के या दो कुंडलियों के बीच में जो लाइन वोल्टता मापी जाती है, धारा मापी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक की बात करें तो यहाँ पे। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारे पास R के अंदर IR करंट होगी, B के अंदर IB करंट होगी, Y के अंदर IY करंट होगी। तो तीनों के अंदर अलग अलग करंट होगी ना, तीनों फेसों के अंदर। ठीक है, और ये हमारे पास क्या होगा, न्यूट्रल हो गया। अब देखिए R और B के मध्य में जो वोल्टेज होगा, ठीक है, यानी कि क्या कहलाएगा, लाइन वोल्टेज कहलाता है। क्या कहलाएगा, लाइन वोल्टेज कहलाएगा, जिसको हम B और E के अंदर कर रहे हैं, B और E के मध्य में इसको काउंट किया गया है। और जैसे मान लिया कि B के अंदर जो फेज वोल्टेज है BN होगा, B हमारे पास फेस है, N हमारे पास इसका न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये चीज हमने एक सर्किट डायग्राम के अनुसार इस चीज को हम समझे हैं।
देखिए सबसे पहले हम इस चीज को देखते हैं कि स्टार कनेक्शन हमने बनाया है, स्टार कनेक्शन किसे कहते हैं और किस प्रकार से काम करता है। तो देखिए तीनों फेज वोल्टेज हमारे पास कौन कौन से थे, वी आर एन ये वाला, ठीक है। तीनों फेजों के जो फेज वोल्टेज है वी आर एन हो गया ये वाला, यहाँ से और यहाँ तक का जो फेज वोल्टेज है वी आर एन हो गया। वी वाई एन हमारे पास दूसरा फेज हो गया, वाई वाला फेज हो गया। तीसरा हमारे पास है वी बी एन ये वाला, तीसरा फेज हमारे पास हुआ कि नहीं हुआ भाई, न्यूट्रल भी काउंट हो गया उसके अंदर और वोल्टेज फेज भी काउंट हो गया। तीनों फेज हमारे पास क्या हो गए 120 डिग्री के एंगल पर क्या प्रतिस्थापित रहते हैं। देखो तीनों 120 डिग्री पे एंगल पे है नहीं है ना, तो फेज वोल्टेज को प्रदर्शित करते हैं, यानी फेज वोल्टेज को हमने इसको प्रदर्शित कर दिया है कि वी आर एन वी वाई एन वी बी एन, तीनों फेज हमारे पास कंप्लीट हो गया। संतुलित अवस्था तथा लोड की प्रेरकीय प्रकृति होने की स्थिति में प्रत्येक फेज की धारा वोल्टेज से कितने डिग्री होता है, हाई कोण पर पश्चिमगामी होता है, यानी कि लैगिंग की तरह काम करता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम संतुलित अवस्था किस प्रकार से करते हैं। तो संतुलित अवस्था हम सबसे पहले काउंट करेंगे कि धारा की, लाइन धारा की अगर बात करते हैं तो लाइन धारा में हमारे पास क्या होगा, आई आर है, आई और आर पहला फेस हो गया। दूसरा फेस हमारे पास कौन सा हो गया, वाई आई वाई और तीसरा हमारे पास आई भी। तो देखिए स्टार के अंदर हमारे पास क्या होता है कि तीनों की धारा अलग अलग होगी ना, तो तीनों की धारा अलग अलग होगी तो वहां पे क्या होगी, प्लस होगी। तो हमारे पास हमने आई आर प्लस आई वाई प्लस आई बी प्लस बराबर 0 कर दिया हमने। ठीक है, या हम कह सकते हैं न्यूट्रल के अंदर भी करंट क्या रहती है, शून्य होती है, तो हमने आई एन क्या कर दिया, शून्य कर दिया। क्लियर। तो यहाँ पे तीनों फेसों के अंदर तीनों की धारा, तीनों फेसों में अलग अलग धारा प्रभावित की जाती है, तो तीनों धारा हमारे पास क्या होगी, प्लस हो जाएगी। तो तीनों का जो मान होगा हमारे पास क्या होगा, बराबर में 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए कि वी आर एन हमारे पास वी आर एन के अंदर हमारे पास जो फेज डिफरेंस जो बना रहा है, तो हमारे पास क्या वी मैक्सिमम, जितना वोल्टेज हमारे पास अधिकतम जो मान होगा वो, और साइन ओमेगा टी यानी कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। कितने बनाया है, 120 डिग्री का बनाया। इसी प्रकार से हमारे पास दूसरा है वी वाई एन के अंदर हमारे पास क्या होगा, वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस 120 क्या होगा, प्लस नहीं माइनस, क्योंकि क्या होगा दो फेसों के बीच में हमारे पास क्या होगा, 120 डिग्री से कम होगा, नहीं 90 डिग्री मानते हैं हम, 90 डिग्री मानते हैं नहीं, दो फेसों के बीच में जो एंगल होता है, और सिंगल फेस के अंदर कितना मानते हैं हम, 180 डिग्री मानते हैं ना। तो ये हमारे पास दो फेसों के बीच में है, तीन फेसों के बीच में हमारे पास 120 होगा, और दो फेसों के बीच में 90 होगा, एक फेस के अंदर 180 होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, तीसरा फेस हमारे पास वीबीएन में हमारे पास वी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस 240 डिग्री, या हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम वोल्टेज साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री यानी 120 से अधिक। ठीक है, तो तीनों फेसों के हमने क्या कर दिया, करंट प्रभावित संतुलित अवस्था बनाई है। तो हमारे पास इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, संतुलित किया जा सकता है। इसी प्रकार से जब धारा को हमने संतुलित किया है, इसी प्रकार से वोल्टेज को भी क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। तो वोल्टेज, लाइन वोल्टेज हमारे पास क्या होगी, तो वी आर वाई ये वाला वी आर वाई हो गया। ठीक है, और इसी प्रकार से हमारे पास वी वाई भी हो गया, वाई और वी इन दोनों के बीच में होगा। ठीक है, और वी बी आर यानी कि वी वोल्टेज टोटल हमारे पास वी और आर इन दोनों के बीच में, ये वाला और यहां से यहां तक का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वी एन यानी कि वोल्टेज प्रभावित की जा रही है, तो हमारे पास वी आर एन माइनस वी वाई एन का माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या ज्ञात हो जाएगा, वी आर वाई का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर वी वाई बी का मान ज्ञात करना है, तो वी वाई बी का मान ज्ञात करोगे तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे वी वाई एन माइनस वी बी एन का माइनस अगर मान घटाएंगे तो हमारे पास जो मान आएगा कौन सा आएगा, वाई बी का मान आ जाएगा, वोल्टेज का मान। ठीक है, इसी प्रकार से अगर वी बी आर का मान अगर ज्ञात करना है, तो वी बी एन माइनस वी आर एन का मान घटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वी बी आर का मान प्राप्त हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास स्टार कनेक्शन के अंदर ध्यान रखना कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज क्या होते हैं, बराबर होते हैं। लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन आप लोगों को ऑप्शन में मिल जाएगा कि स्टार कनेक्शन के अंदर आप लोगों को दे देगा फेज वोल्टेज बराबर लाइन वोल्टेज बराबर, ठीक है, फेज धारा बराबर फेज करंट,
तो ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है। स्टार कनेक्शन के अंदर हमारे पास जो सीक्वेंस धारा होगी, हमारे पास लाइन धारा और फेज धारा दोनों क्या होती है, बराबर होती है। आई एल बराबर आई पी एच क्या होता है, बराबर होता है। इसी प्रकार से अगर सूत्र होता है हमारे पास स्टार कनेक्शन के अंदर, यानी कि लाइन वोल्टेज बराबर रूट तीन का फेज वोल्टेज, यानी कि हम जो फेज वोल्टेज होता है वो क्या होता है, लाइन के 3 गुना क्या होता है, फेज वोल्टेज के 3 गुना होता है। क्लियर, लाइन वोल्टेज के 3 गुना हमारे पास क्या होगा, फेज वोल्टेज का गुना होता है। तो ये चीजें हमारे को, 2 चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। अगर ये चीजें भी याद नहीं रह पाती है तो ये 2 चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखने की लाइन धारा और फेज धारा हमारे पास स्टार कनेक्शन के अंदर क्या होती है, बराबर होती है। और इसका जो सूत्र होता है, लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज होता है। क्लियर, तो ये दोनों चीज अच्छी तरीके से आप लोगों को याद रखना है। अब हम बात करते हैं इससे आगे स्टार कनेक्शन में पावर यानी शक्ति की बात करें, ठीक है। ये चीजें यहां तक समझ में आ गई, क्योंकि अगर लाइन करंट बराबर फेज करंट अगर स्टार कनेक्शन के अंदर नहीं होगी, ये स्टार कनेक्शन के अंदर ही लागू होती है, डेल्टा के अंदर लागू नहीं होती है। क्योंकि डेल्टा के अंदर क्या होगा, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होता है। डेल्टा के अंदर क्या होगा, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज होगा बराबर, और स्टार के अंदर लाइन धारा बराबर क्या होगी, फेज धारा। क्यों होगी, यहाँ पे हमारे पास क्या है, धारा का मान तीनों के फेसों के अंदर अलग अलग होने के कारण से लाइन धारा और फेज धारा क्या होती है, बराबर होती है। क्योंकि वहां पे स्टार के अंदर वोल्टेज क्या हो रहा है, यहाँ पे बिल्कुल इक्वल माना गया है, तभी तो हमने वोल्टेज का माइनस बराबर हमने करके, तो इस वजह से लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज स्टार डेल्टा के अंदर काउंट किया जाएगा, ठीक है। और वहां पे हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइन वोल्टेज बराबर √3 का फेज वोल्टेज बटा √3 होगा, ठीक है। वो डेल्टा में आप लोगों को समझाया जाएगा। क्लियर, तो ये चीजें स्टार कनेक्शन वाली थी। स्टार कनेक्शन में आप लोगों को मेरे हालांकि समझ में आ गया होगा, क्लियर। लेकिन इसको थोड़ा सा ध्यान से आप घर जाके इसको देखोगे तो और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन आप लोगों को अच्छे तरीके से 2 चीजें तो याद रखनी है, चाहे ये बाकी की चीजें याद रहे न रहे, ठीक है ना। तो अब बात चलने दो। अब हम बात करते हैं स्टार कनेक्शन में शक्ति की, यानी पावर क्या होती है, ठीक है। तो स्टार कनेक्शन में पावर, ठीक है। तो हम पावर की बात कर रहे थे स्टार कनेक्शन के अंदर। स्टार कनेक्शन के अंदर जितनी पावर हमारे पास है, जो हमने सर्किट डायग्राम के अनुसार या समीकरण के अनुसार चीजें पढ़ी थी या समझी थी, उसी हम एक थ्योरेटिकल के रूप में इसको नोट किया है। और नोट करने के बाद इस चीज को हम समझते हैं कि ये चीजें सही है या प्रूफ के अनुसार हमने काम किया कि नहीं किया है, कि जहां से सवाल जहां से बनता है उन सवालों को अकॉर्डिंग ही हम क्या करना है, इसकी विशेषताएं वगैरह भी नोट की हमने की है। और देखिए, सबसे पहले हम स्टार कनेक्शन के अंदर इसका जो पावर है, तो हमने क्या कहा है कि माना कि प्रत्येक फेज की फेज वोल्टता यानी कि VPH है, फेज धारा IP है, तथा शक्ति गुणांक यानी cos phi है, ठीक है। शक्ति गुणांक क्या है इसका, cos phi है। अतः प्रत्येक फेज में शक्ति, प्रत्येक फेज के अंदर, यानी कि हमारे पास जैसे एक फेज हमारे पास R है, उस R के अंदर क्या होगा कि समान जो पावर होगी वो हमारे पास क्या होगी कि फेज वोल्टेज और फेज धारा का cos थीटा होगा। क्या होगा, फेज धारा फेज करंट और cos थीटा का क्या होगा, एक फेज के अंदर काउंट किया जाता है। सिंगल फेज सप्लाई के लिए बात करते हैं तो ध्यान रखना, सिंगल फेज सप्लाई के लिए अगर बात करते हैं तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फेज वोल्टेज फेज करंट cos phi, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर मैं 3 फेज की बात करता हूं, तीनों फेजों के समान अगर बात करते हैं, कुल पावर की अगर बात करते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 फेज के अंदर क्या होगा, 3 गुना फेज वोल्टेज फेज धारा का cos phi होगा। ध्यान रखना, सिंगल फेज के लिए तो हमारे पास फेज वोल्टेज और फेज करंट होगा, 3 फेज के लिए हमारे पास 3 गुना हो जाएगा। क्लियर, 3 फेज के लिए हमारे पास क्या होगा, 3 गुना, सिंगल फेज के लिए हमारे पास क्या होगा, ये चीजें होगी, ठीक है। तो स्टार कनेक्शन है तो लाइन वोल्टेज बराबर क्या होगा, √3 फेज वोल्टेज होगा। अगर स्टार कनेक्शन है तो ये चीज हमने पिछले वाले टॉपिक में लिखवाया था, स्टार कनेक्शन है तो अगर लाइन वोल्टेज और √3 फेज वोल्टेज होगा, अगर उसके अंदर क्या होगा, फेज धारा और लाइन धारा क्या होती है, बराबर होती है।
समझ गए बात को कि लाइन धारा और फेज धारा क्या होती है, बराबर होती है। स्टार कनेक्शन के अंदर हमारे पास लाइन वोल्टेज √3 फेज वोल्टेज होगा। अगर पावर की अगर मैं बात करता हूं तो पावर क्या होगा, पावर P बराबर क्या होगा, 3 गुना लाइन वोल्टेज बटा √3 होगा। ठीक है, यानी कि 3 गुना लाइन वोल्टेज बटा √3 IL होगा या cos फाई होगा। ठीक है, तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि P बराबर क्या होगा कि √3 लाइन वोल्टेज लाइन धारा cos फाई होगा। अगर पावर की अगर मैं बात करता हूं, अगर ओनली 3 फेज सप्लाई होगी तो हमारे पास ओनली 3 से गुणा होगा, ओनली 3 से गुणा होगा। अगर पावर की बात करें स्टार के अंदर तो हमारे पास क्या होगा, √3 लाइन वोल्टेज लाइन धारा cos फाई होगा। क्लियर, यहाँ चीज समझ में आई। अगर मान लिया सिंगल फेज हमारे पास है तो ये चीज आपको नोट करनी है, सिंगल फेज सप्लाई है। तो अगर 3 फेज सप्लाई है तो हमारे पास ओनली 3 फेज सप्लाई में हमारे पास ये फॉर्मूला होगा। अगर 3 फेज सप्लाई में अगर पावर की अगर बात करता है तो हमारे पास √3 लाइन वोल्टेज लाइन धारा cos फाई होगा। क्लियर, इसी प्रकार से हम बात करते हैं स्टार कनेक्शन की विशेषताओं की। अब जैसे ये लिखा है ना, उसी प्रकार से हम क्या करते हैं, इसकी विशेषताओं की बात करते हैं कि इनकी विशेषताएं किस प्रकार से काम कर रही है। जो चीजें हमने लिखी है उस लिखी हुई चीजों के अनुसार और सर्किट डायग्राम के अनुसार ये चीजें सही है या गलत है, उनकी सभी की विशेषताएं हमने नोट की है। तो क्या होगा कि लाइन वोल्टता VL फेज वोल्टता √3 गुना अधिक होता है। देखिए यहाँ पे हमने सूत्र लिख के बताया है कि लाइन वोल्टता बराबर √3 फेज वोल्टेज होता है। तो हमने लाइन वोल्टता यानी कि VL बराबर क्या होगा कि वोल्टता से 3 गुना अधिक होता है, फेज वोल्टेज 3 गुना अधिक होगा। देखिए यहाँ पे √3 गुना अधिक होता है, किससे, फेज वोल्टेज से। देखिए यहाँ पे √3 फेज वोल्टेज से क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये चीजें आप लोगों को अच्छी तरीके से याद करनी है स्टार कनेक्शन के अंदर। यानी कि जो लाइन वोल्टता होती है वो हमेशा फेज वोल्टता से √3 गुना अधिक होती है। क्लियर, तो यहां से हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आता है। दूसरी विशेषता क्या कही है कि इस प्रकार के संयोजन में लाइन धारा यानी कि IL व फेज धारा बराबर फेज धारा का मान समान होता है। देखिए हमने लाइन धारा बराबर फेज धारा, ये पिछले वाले टॉपिक में हमने बताया था कि लाइन धारा और फेज धारा दोनों क्या होती है, बराबर होती है। किस कनेक्शन के अंदर, स्टार कनेक्शन के अंदर। अगर डेल्टा कनेक्शन के अंदर हमारे पास लाइन धारा और फेज धारा क्या नहीं होगी, बराबर नहीं होगी। क्लियर, तो ये चीजें, एक सूत्र हमारे पास ये हो गया ये वाला, और ये एक सूत्र हमारे पास ये वाला, दोनों सूत्र हमारे पास कंप्लीट विशेषता के अकॉर्डिंग हम इस चीज को समझ पा रहे हैं। तो अगर इसके अंदर पावर की अगर मैं बात करता हूं तो हमारे पास पावर के लिए हमने ये भी सूत्र हमने लिखा था कि नहीं लिखा था। तो हमारे पास क्या होगा, अगर ओनली पावर ज्ञात करनी है स्टार कनेक्शन के अंदर तो हमारे पास √3 लाइन वोल्टेज लाइन धारा cos फाई के मान के बराबर होता है, यानी कि पावर का मान ज्ञात करते हैं। तो तीसरी विशेषता हमारे पास क्या है, फेज वोल्टता एक दूसरे से कितने डिग्री एंगल पे होती है, एक दूसरे कितने डिग्री पे होता है, फेज वोल्टता 120 डिग्री के एंगल पे होता है। और जो 120 डिग्री का अंतर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फेज अंतर बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको, फेज अंतर बोला जाता है, या से इसको हम फेज अंतर भी बोल सकते हैं। कि लाइन वोल्टता VL हमेशा फेज वोल्टता PH से 30 डिग्री क्या रहेगा, आगे रहेगा। ये सवाल भी आप देखने को मिल सकता है क्योंकि क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, क्वेश्चन क्या बनेगा कि लाइन वोल्टता हमेशा फेज वोल्टता से कितने डिग्री आगे रहता है, 30 डिग्री रहता है, 120 डिग्री नहीं, कितने रहेगा, 30 डिग्री। लाइन वोल्टता हमेशा फेज वोल्टता के कितने डिग्री आगे रहता है, 30 डिग्री। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है लाइन वोल्टता हमेशा फेज वोल्टता से 30 डिग्री पीछे रहता है, आगे रहता है। दो क्वेश्चन इसी लाइन में बन रहे हैं। ठीक है ना, तो ये चीजें थी आज के इस टॉपिक में। इस सेशन के अंदर हमने दूसरा लेक्चर हमने किया है पॉलीफेज सिस्टम का। ठीक है, पहले लेक्चर के अंदर हमने जहां से शुरू छोड़ा था वहीं से दूसरे लेक्चर में हमने उसको स्टार्ट किया था। ठीक है, दूसरे लेक्चर में हमने शब्दावलियों से स्टार्ट किया था और हम इसका दूसरे लेक्चर के अंदर इसकी जो स्टार कनेक्शन है इसमें हमारे पास 3 फेज कनेक्शन है। 3 फेज कनेक्शन का स्टार कनेक्शन को हमने कर लिया कंप्लीट। क्या कर लिया है, कंप्लीट। जो नेक्स्ट तीसरा सेशन आएगा उस तीसरे सेशन को हम डेल्टा कनेक्शन का संयोजन करेंगे, तो डेल्टा कनेक्शन को समझेंगे। ठीक है, तो आज के इस सेशन में जो जितना चीज पढ़ाई गई है वो चीजें आप लोगों के समझ में आई कि नहीं आई,
आ गई। और फिर भी अगर नहीं आती है तो घर जाके आप इस चीज को देखिए, पढ़िए, ठीक है। नहीं समझ में आती है तो दूसरे दिन कल आके आप बूझिए कि सर ये चीजें समझ में नहीं आई है, ठीक है। तो हम उस चीज को दोबारा से शुरू करेंगे, ठीक है, दोबारा उस चीज को समझ लेंगे, ठीक है। तो आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। और इस सेशन को समाप्त करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि आप लोगों की तरह ही उनको भी क्या मिले, इसी प्रकार से पढ़ने को मिल सके इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोगों को इलेक्ट्रिकल से संबंधित सभी सूचनाएं और इलेक्ट्रिकल से थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन की और उसका प्रैक्टिकल दोनों चीज आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से क्लास मिल रही है, ठीक है। तो उसी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और कल के इस सेशन को हम दूसरे तरीके से उसको और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोगों से सबसे ज्यादा गुजारिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा इसको वीडियो को शेयर करें, ठीक है, ताकि हम इसी प्रकार के आप लोगों को वीडियो अपलोड करते रहें, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद। जय हिंद, ठीक है।